तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, जहाँ पर बर्फीले पहाड़ों में एक प्लेन क्रैश हो गया था और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन कठिन परिस्थितियों में कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और वहाँ पर किस तरह सरवाइव किया, ये इस कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी की शुरुआत 1972 से होती है, जहाँ हम स्कूल के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि रग्बी की टीम में थे और वह सभी प्लान कर रहे थे एक ट्रिप पे जाने का। उस वक्त एक एयरबस फ्लाइट सेंटियागो जा रही थी और उसकी टिकट बहुत ही सस्ती मिल रही थी, तो उन्होंने अपनी और अपनी फैमिलीज के लिए टिकट्स बुक कर ली थी। उस रग्बी टीम में टोटल 19 लड़के थे और उस फ्लाइट में टोटल 45 पैसेंजर जा रहे थे। ये सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं और जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो वह अचानक से हिलने लगता है। उनका दोस्त उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक पहाड़ है जो कि चीजों को अपने पास आकर्षित करता है, इसीलिए फ्लाइट एक दूसरा रूट लेती है ताकि वो सेफली वहाँ पर पहुँच सके। जब वो उस रूट से जा रहे होते हैं, अचानक से वहाँ पर तेज आंधी आ जाती है जिससे फ्लाइट डगमगाने लगती है और अचानक ही उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। उस प्लेन के दो टुकड़े हो जाते हैं और आधा हिस्सा नीचे गिर जाता है और दूसरा हिस्सा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता जाता है और उसमें काफी लोग मारे जाते हैं। तभी एक लड़का पायलट के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन तभी वह देखता है कि वो बैडली इंजर्ड की वजह से वो जिंदा नहीं रह पाएगा। पायलट मरने से पहले उससे कहता है कि गॉड उनकी रक्षा करे, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर -30 डिग्री टेम्परेचर होता है और इतनी ठंड में इंसान अगर रहे तो वो मर ही जाएगा। रात में वो सभी उस प्लेन में ही रुकते हैं और सभी एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी ठंड होती है कि उन्हें गर्मी जरा भी महसूस नहीं हो रही थी। जब अगले दिन सूरज निकलता है तो सूरज को देखकर उन्हें तसल्ली मिलती है, लेकिन उस ठंड में कुछ पैसेंजर्स भी मारे गए थे। फिर उनमें से कुछ लड़के डिसाइड करते हैं कि वो उनकी लाशों को उठा के साइड में रख देंगे। वह सभी मिलकर उन 11 लाशों को एक जगह पर रख देते हैं और उसके बाद वह उनके सामान चेक करते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ खाने का सामान मिलता है जिसे वे थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को बांट लेते हैं। मार्शलो टीम का कैप्टन होता है जो कि उन्हें बताता है कि उन्हें अब बहुत ही कम खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सरवाइव करने के लिए उन्हें खाने की बचत करनी होगी। और फिर जब रात होती है तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो बैग से प्लेन के होल को कवर कर देते हैं और उसके अंदर घुस के सो जाते हैं ताकि उन्हें ठंड महसूस ना हो। और ऐसे ही उनको सरवाइव करते हुए वहाँ पर उनको 3 दिन बीत जाते हैं। और उनका दोस्त होता है नंदो, जो कि काफी इंजर्ड था, उसको होश आता है। उसकी माँ और बहन भी उस फ्लाइट में उसके साथ थी। फिर उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उसकी माँ मारी गई है, लेकिन उसकी बहन अभी भी जिंदा है, जो कि बहुत ही जख्मी हालत में है। ये देखकर नंदो अपनी बहन के पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है और याद करता है कि कैसे उनकी फैमिली एकदम खुशी खुशी रहा करती थी। अगले दिन वो लोग वहाँ पर एक क्रॉस बना देते हैं ताकि वहाँ से कोई फ्लाइट गुजरे तो उन पे नजर पड़े और हेल्प के लिए वो लोग वहाँ आ सके। फिर थोड़ी देर में उन्हें वहाँ पर एक फ्लाइट आती हुई नजर आती है और वो रिफ्लेक्शन के जरिए उन्हें वहाँ पर सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फ्लाइट उन्हें नहीं देख पाती और वहाँ से चली जाती है। अब वो सभी मदद की उम्मीद में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी मदद नहीं आती है। तो उनका साथी नुमा उनसे कहता है कि उसे लगता है कि यहाँ बैठने से कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढना चाहिए ताकि उन्हें वहाँ पर रेडियो मिल सके और उसके जरिए वो लोग कांटेक्ट करके उन्हें बता देंगे कि वो लोग कहाँ पर है। उन्हें उसका ये आइडिया पसंद आता है और 4 लड़के वहाँ पे उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो पहाड़ी के पिछले हिस्से में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई फ्लाइट ही नहीं है, जिससे वह समझ जाते हैं कि वह चाहे कितना भी ढूंढ ले उन्हें वो हिस्सा नहीं मिल सकता। कुछ दिन और बीतने पर उनके पास खाना पूरी तरह खत्म हो गया था और वो सभी भूखे पेट रह रहे थे, जिसकी वजह से उनका काला रंग का पेशाब आने लग गया। उन सबको जो मिलता वो लोग वही खा लेते थे, चाहे वो कपड़ा हो या फिर नाखून। एक दिन उनमें से एक बंदा रोबोर्टो उनसे कहता है कि उनके पास खाना मौजूद है और उनके शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, तो उन्हें मुर्दों का मांस ही खाना चाहिए। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह पागलों की तरह बातें ना करे। कुछ दिन बाद नंदो की बहन की भी सांसें रुक जाती है और ये देखकर नंदो और उसके साथी बहुत ज्यादा रोते हैं। नंदो सबसे कहता है कि उनको सरवाइव करने के लिए यहाँ पर उन्हें कुछ ना कुछ तो खाना होगा, इसीलिए उनमें से कुछ लोग डिसाइड करते हैं इंसान का मांस खाने के लिए और फिर वो लोग बाहर जाते हैं और मुर्दों के मांस के टुकड़े को काट के खाने लगते हैं। अब जो भी मुर्दे होते हैं उनमें से कोई ना कोई उनका रिलेटिव जरूर था, इसलिए वो लोग कुछ लोगों की टीम बनाते हैं और वो लोग उस मांस को लाते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि वो किसका मांस काट रहे हैं। कुछ दिनों तक वो ऐसे ही मांस खा के सर्वाइव करते हैं और उन्हें एक सूटकेस में एक पुराना रेडियो मिलता है, जिसे वो चालू करते हैं तो उसके ऊपर न्यूज आने लगती है। न्यूज में ये बताया जाता है कि उस फ्लाइट को ढूंढते हुए टीम
परेशान हो गई है और अब वो लोग रेस्क्यू मिशन भी बंद कर रहे थे। ये सुनकर सभी लोगों को और ज्यादा टेंशन होने लगती है और रोने लगते हैं, लेकिन अब उन्हें जिंदा रहने के लिए सरवाइव करना ही था क्योंकि उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला था। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि 3 लोग उस प्लेन के टूटे हुए हिस्से को ढूंढने के लिए जाएंगे और वो तीनों जब वहाँ के लिए निकलते हैं तो उनका सफर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जाता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस था। उन सबको कुछ मरे हुए दोस्तों की लाशें मिलती है और वहाँ पर कुछ सूटकेस भी होते हैं जिसे वो अपने साथ ले लेते हैं। रात को ठंड में उनके पास कोई भी जगह नहीं होती है सोने के लिए, इसीलिए वो एक दूसरे से लिपट कर ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें से एक बंदे की आंखों में बर्फ जम जाता है और उसे दिखना बंद हो जाता है। अगली सुबह वो लोग वापस आ जाते हैं और उन सबको बताते हैं कि उन्होंने उस हिस्से को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हिस्सा उन्हें नहीं मिला। फिर अगली रात को जब वो सभी प्लेन में आराम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बर्फ का तूफान आता है जिसकी वजह से उनका प्लेन ढक जाता है और फिर वो सभी बर्फ के अंदर ही दब जाते हैं। फिर कई कोशिशों के बाद वो एक एक करके सब बाहर निकलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग बर्फ के अंदर दब के ही मारे गए थे। जो लोग बचे हुए थे वो ऊपर आते हैं लेकिन तूफान बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से उनका पूरा प्लेन ही बर्फ में ढक जाता है। अब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही तो वो एक रोड को प्लेन के आर पार कर देते हैं जिससे अंदर हवा आने लगती है और वो सांस ले पाते हैं। बर्फ में दबे होने की वजह से उनका कैप्टन मार्शलो भी मारा गया था। जब वो आंधी टल जाती है तो नुमा को अंदर घुटन होने लगती है और वो प्लेन का कांच तोड़ने लगता है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। वो घंटों तक कांच तोड़ने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसके पैर में कांच लग जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और बर्फ को खोदने लगता है, जिसकी वजह से उसे सूरज नजर आ जाता है और ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो एक एक करके सभी बाहर आते हैं और लाशों को भी बाहर निकालते हैं और जो लोग इंसान का मांस नहीं खाते थे वो भी इंसान का मांस खाने लगे थे जिंदा रहने के लिए। आर्थर नुमा को बताता है कि वो अब हिम्मत हारने लगा है और उसे पता है कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। नुमा उससे कहता है कि वो गॉड पर विश्वास रखे। जितने वो मौत के करीब आता जा रहा है वो इंसानों को देख रहा है जो कि उसकी मदद कर रहे हैं। अगले दिन आर्थो भी अपना दम तोड़ देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब उन्हें किसी भी हाल में उस प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढना ही था, इसीलिए 4 लोग फिर से सफर पर निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए, लेकिन लूमा के पैर में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता। इसीलिए वो उन लोगों से कहता है कि वो अपना सफर जारी रखे और वो वापस प्लेन में जा रहा है ताकि वो आराम कर सके। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और आगे का सफर तय करते हैं और घंटों तक चलने के बाद उन्हें प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाता है। उन्हें वहाँ पर और भी लोगों की लाशें मिलती है और कई सारे सूटकेसेस मिलते हैं जिसके अंदर बहुत सारा खाना था तो वो उसे रख लेते हैं। वहाँ पर उन्हें रेडियो भी मिलता है जिससे वो मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बात कोई भी नहीं सुन पा रहा था, जिसकी वजह से उनकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। अब धीरे धीरे दिन बीते जा रहे थे और मांस भी खत्म होता जा रहा था और उनके पास अब खाने को कुछ और नहीं था। नोमा का दोस्त उससे कहता है कि उसे ये मांस खाना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए और उसके कहने पर नोमा एक मांस का टुकड़ा मुंह में डालता है और निकल जाता है। उनके पास एक कैमरा भी था जिससे वो फोटोज खींचने लगते हैं ताकि अगर वो सरवाइव कर पाए तो वो ये यादगार रहे कि वो कैसे वहाँ पर सरवाइव किए थे और अगर किसी को कैमरा मिले तो उन्हें पता चले कि खुशी खुशी उन लोगों ने कैसे मौत को एक्सेप्ट किया था। फिर नोमा की भी मौत हो जाती क्योंकि उसके पैर का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसने एक नोट भी लिखा था जिसमें उसने लिखा था कि वो उसका मांस खा सकते हैं। अब कुछ दिन बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते। फिर से 3 लोग एक सफर पर निकल जाते हैं ताकि वो लोग पहाड़ों को पार करके किसी जगह पर पहुंच सके जहाँ से उन्हें कोई मदद मिल जाए। कई दिनों तक सफर करने के बाद वो लोग उस पहाड़ पर पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत ही कम बर्फ थी, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उसके आगे भी बहुत सारे पहाड़ हैं। इसीलिए रोबर्टो और रॉय आगे जाने का फैसला करते हैं और वह अपने एक साथी को वापस भेज देते हैं। उनका साथी उन लोगों को वापस आकर बताता है कि वो सभी आगे का सफर तय करने के लिए गए हैं और उसे पूरा यकीन है कि वो लोग मदद जरूर भेजेंगे। करीब 15 दिन सफर करने के बाद वो दोनों एक नदी किनारे पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी नजर आता है, जिसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं और वो उससे मदद मांगते हैं। वो आदमी वो खबर हेडक्वार्टर तक पहुंचा देता है जिसकी वजह से उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं और उन सभी को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भेजी जाती है। फिर वो टीम आकर उन सभी को रेस्क्यू कर लेती है और फिर वो सभी अपने परिवार से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ही सरवाइव कर पाए थे और उनकी सर्वाइवल कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है और दोस्तों ये फिल्म एक बिल्कुल सच्ची कहानी पर बनी है जहाँ से हमें
हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी ठंड में ये लोग कैसे सरवाइव किए होंगे। अगर ये लोग इंसान का मांस नहीं खाते तो शायद ये जिंदा भी नहीं रहते। और इनका ये डिसीजन सही था या गलत, आप कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए ऐसी ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें।